Hello everyone, here we are again and today we are going to talk about a most important and trending topic जो आजकल आपने न्यूज़ आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स में भी उसको आपने पढ़ा होगा, वो है रशिया वर्सेस यूक्रेन। हम इसे दो पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। पहला ये कि ये अराइज क्यों हुई है सिचुएशन, और दूसरा ये कि इसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि अगर वॉर होता है तो क्या सिचुएशन आ सकती है और अगर नहीं होता है तो क्या सिचुएशन आ सकती है। तो पहले अपन बात करते हैं इसके रीजंस के बारे में और अब इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके क्या क्या रीजन रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन में इतनी टेंशन बढ़ क्यों गई है, इसके पीछे आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में कैसे, जब रशिया का पार्टीशन हुआ था, रशिया पहले यूएसएसआर के रूप में था, सोवियत संघ के रूप में, आपको पता होगा। जब 1991 में रशिया का पार्टीशन हुआ तो रशिया को कई सारे पार्ट्स में बांट दिया गया, रशिया बढ़ गया कई सारे पार्ट्स में। जैसे कि आपने देखा कि तीनों बाल्टिक नेशन जो कि है लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये तीनों के तीनों देश रशिया से अलग हो गए, बेलारूस अलग हो गया, और उसी के अंदर से एक बहुत बड़ा रीजन था यूक्रेन। कोई भी देश जिसके अगर कुछ पार्ट्स बंट गए हैं तो वो हमेशा यही चाहेगा कि ये जो बटे हुए पार्ट्स हैं ये मेरे ही देश का इंटीग्रल पार्ट रहें, ठीक है। तो रशिया के अंदर हमेशा से ये एक फील रहा है कि यूक्रेन और ये जितने भी देश जो रशिया से अलग हुए हैं वो वापस से रशिया के अंदर आ जाएं। पहला रीजन तो ये है, लेकिन ये बहुत एक तरह माइल्ड सा रीजन है। इसके पीछे जो बेसिक रीजन है ना, जो बहुत गहरा रीजन है, वो ये है, आप एक बार यूक्रेन की जियोग्राफिकल लोकेशन देखो। अब मैं आपको एक इमेज के जरिए समझाता हूँ कि ये जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट कैसे है। अब ये इमेज को देखो, इसके अंदर रशिया नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, और जो नीचे का पार्ट है वो है यूक्रेन। एक बहुत बड़ा बॉर्डर रशिया का शेयर होता है यूक्रेन से। प्रॉब्लम तब अराइज हुई जब 2013 में यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को एक ऑफर दिया कि आप ईयू को ज्वाइन कर लो, यानी कि ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन, उसको ज्वाइन कर लो। तो अगर आप हमें ज्वाइन करते हो, उसके लिए उन्होंने 2-3 कंडीशंस रखी। पहली कंडीशन ये रखी कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें हर एक को वोट देने का इक्वल राइट है, ठीक है, जो कि यूक्रेन हमेशा से कहता है। और दूसरा उसने ये बोला कि आपको अपने ऑपोजिशन जो लीडर है उसको जेल से निकालना पड़ेगा और आपको एक मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा दुनिया के सामने, तब आप ईयू को ज्वाइन कर सकते हो। अब ये चीज रशिया को कभी पसंद नहीं आई, क्योंकि अब इतना बड़ा बॉर्डर रशिया यूक्रेन के साथ शेयर करता है। अगर वो यूक्रेन ईयू का पार्ट बनता है, अगर रशिया को यूक्रेन को इन्वेड करना है, तो रशिया को सामना किसका करना पड़ेगा? यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री फोर्सेस का, जो कि बहुत स्ट्रांग है। तो रशिया ऐसा कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ईयू को ज्वाइन करता है यूक्रेन तो यूक्रेन को डायरेक्ट हेल्प मिलेगी ईयू से। तो रशिया ऐसा कभी चाहता नहीं है। तो रशिया ने उस चीज को अपोज किया, लेकिन अपोज करने का एक अलग तरीका। यूक्रेन को रशिया ने बोला कि हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर का लोन देंगे। और एक रशिया एक ऐसा देश है जिसके पास नेचुरल गैस का बहुत बड़ा रिसोर्स है। जो नेचुरल गैस रशिया प्रोवाइड करवा रहा है यूरोप को, उन्होंने यूक्रेन को बोला कि हम आपको कंसेशन के रेट पे देंगे। और तो उस टाइम के जो पीएम थे यूक्रेन के, विक्टर यानुकोविच, तो इस चीज को उन्होंने एग्री कर लिया। और एंड मोमेंट पे जब ट्रीटी साइन होने वाली थी ईयू और यूक्रेन के बीच में, तब उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। अब वहां से प्रॉब्लम बढ़ गया। वहां पे यूक्रेन की जनता को ये मैसेज चला गया कि हमने एक तरह से रशिया से रिश्वत ले ली, हम झुक गए रशिया के आगे कि हाँ, लोन और ये कंसेशन पे गैस के रेट के लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी को साइन करने से हमारे देश के लीडर ने मना कर दिया। तो एक गलत मैसेज चला गया और वहां पे प्रोटेस्ट होने लगे। अब प्रोटेस्ट को डिमोलिश करने के लिए उन्होंने यूज किया मिलिट्री का। अब ऐसा अगर आप करोगे तो प्रोटेस्ट और ज्यादा, मतलब वो कैओस बढ़ गया वहां पे। तो 2013 में जब ये कैओस बढ़ा तो 2014 तक आते आते वहां की सरकार को डिसॉल्व कर दिया गया और वहां पे नए एक बार री इलेक्शन हुए और वहां का एक नई सरकार बनी वहां पे। क्योंकि पहले की जो सरकार की इमेज थी वो शुरू से प्रो रशिया रही है। प्रो रशिया का मतलब होता है कि जो रशियन आइडियोलॉजी में बिलीव रखते हैं और जो रशिया को एक तरह से रशियन गवर्नमेंट का जहां पे इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो उस गवर्नमेंट को हटा के 2014 के अंदर एक नई गवर्नमेंट आई। एक तो बहुत बड़ा रीजन ये रहा है। और तीसरा रीजन है यूक्रेन खुद, क्योंकि यूक्रेन खुद कई बार नाटो को ज्वाइन करने की बात कह चुका है। और 2017 के अंदर एक कमेटी भी बनाई जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि हाँ भाई, हम सिक्योरिटी पर्पज के बेस पे नाटो को ज्वाइन करने वाले हैं, या हम उसके लिए चाहते हैं नाटो को ज्वाइन करना सिक्योरिटी बेसिस पे। नाटो क्या होता है? नाटो का मतलब है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाटो में मेन कंट्रीज कौन सी है?
यूके है, यूएस है। अब ये वो कंट्रीज है जो अगर कोई गैर नाटो देश अगर किसी नाटो कंट्री पे अटैक करता है तो उसको मिलिट्री हेल्प मिलती है नाटो की तरफ से। तो यूक्रेन चाहता है ये सुरक्षा उसको मिले। तो यूक्रेन बार बार ये अपील कर चुका है कि हम नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, और नाटो भी इसमें दिलचस्पी दिखा चुका है, क्योंकि यूक्रेन अगर नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो रशिया का बॉर्डर जो है वो बिल्कुल पास में आ जाएगा। यानी कि आपने फर्स्ट इमेज में देखा होगा कि अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करता है तो नाटो की जो फोर्सेज है वो यूक्रेन के बॉर्डर पे जाके डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, अब यूक्रेन के बॉर्डर का मतलब है मॉस्को से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर। तो रशिया ये चीज कभी नहीं चाहता, और इसी वजह से वहां पे रशिया ने आजकल आपने सुना होगा कि अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं यूक्रेन के बॉर्डर पे, और इधर से वेस्ट और जो यूएस है उन्होंने अपनी आर्मीज को पोलैंड के बॉर्डर पे करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली पोलैंड मेंबर है नाटो का। दोनों की फोर्सेस आमने सामने एक तरह से आ चुकी है। तो अब ये मेन रीजंस हैं दोनों के बीच में जो तनाव इतना बढ़ रहा है उसके। एक और रीजन भी है इसका, वो रीजन है पुतिन का एक सेल्फ इंटरेस्ट होना। यानी कि पुतिन चाहते हैं कि उनका प्रभाव जो ये रशिया का जो यूएसएसआर का जो एक्चुअली रीजन था उस रीजन में रशिया का प्रभाव पहले की तरह बना रहे। तो उसके लिए वो ये चीज चाहते हैं। अब वॉर होगा या नहीं होगा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि वॉर नहीं हो सकता, रशिया वॉर अटैक नहीं कर सकता या रशिया इन्वेड नहीं कर सकता यूक्रेन को। तो ये सोचना गलत है, क्योंकि पहले एक बार ऐसा हो चुका है। वो कब हुआ और कैसे हुआ मैं बताता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं अपने। जब 2013 में यूक्रेन में जब एक अनस्टेबिलिटी थी गवर्नमेंट के अंदर, जब प्रोटेस्ट हो रहे थे और जब एक स्टेबिलिटी नहीं थी, प्रो रशियन गवर्नमेंट थी वहां पे, तो वहां पे यूक्रेन ने एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट रीजन खो दिया था। एक्चुअली एक इमेज के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। अब इस इमेज में जो ये नीचे का पोर्शन है यूक्रेन का, जो नीचे का हिस्सा है क्रीमिया, ये पोर्शन रशिया ने 2013-14 के अंदर इन्वेड कर लिया। और इन्वेड करके दिखाया क्या गया, दुनिया को दिखाने के लिए वहां पे एक वोटिंग करवाई गई, जिसमें ऐसा बताया गया कि 80% से ज्यादा लोगों ने वोट किया है और 90% से भी ज्यादा लोग ऐसा चाह रहे हैं कि वो रशिया के साथ जाएं। तो रशिया ने ऐसा बोला कि हमने कोई भाई इन्वेजन नहीं किया, हमने सिर्फ वहां की जनता का जो प्रोस्पेक्ट था उसको एक तरह से माना है, उसको रेगुलेट किया है हमने। तो वो चीज अब यूएस और जो बाकी देश हैं वो ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा पहले एक बार हो चुका है, तो ऐसा दोबारा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए आजकल आपने सुना होगा कि मिलिट्री जो एक तरह से दोनों की मूव कर रही है अपने अपने बॉर्डर्स की तरफ, वो इसी रीजन की वजह से है। अब रशिया एक चीज और कर रहा है, जो वो रशिया क्या कर रहा है कि आपने देखा होगा कि रशिया ने ऑलरेडी अगर क्रीमिया को इन्वेड कर लिया तो नॉर्दर्न पार्ट पूरा यूक्रेन का रशिया ने पहले ही कवर किया हुआ है, ईस्टर्न पार्ट भी कवर किया हुआ है। अब जो साउथ में पार्ट था वो भी क्रीमिया के इन्वेजन से रशिया का हो गया, यानी कि 3 तरफ से तो यूक्रेन पहले ही रशिया ने घेर लिया है। अब पीछे बचता है ये जो ईस्ट वाला इलाका है, उसमें रशिया ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। वो जो इलाका है वो डोनास्क इलाका है, वो लोहांस्क और डोनेस्क। एक्चुअली ये 2 स्टेट हैं जो उस तरफ पड़ते हैं यूक्रेन के ईस्टर्न साइड में, जो कि रशिया के साथ लगते हैं। अब वहां पे क्या है, सेपरेटिस्ट का बोलबाला है। मतलब सेपरेटिस्ट कौन है, जो अपने आप की एक सेपरेट आइडेंटिटी देखते हैं, या फिर जो प्रो रशियन लोग हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉर्डर रशिया से टच होता है तो वहां पे रशिया का अफेक्ट थोड़ा ज्यादा है। तो वहां के लोगों को रशिया ने मिलिट्री सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया, कि रशिया ने क्या किया, उनको हथियार और वो सब देना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे एक अनस्टेबिलिटी का जो है एक रीजन क्रिएट कर दिया रशिया ने। तो अब वॉर होगा तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रशिया एक बार पहले इन्वेजन कर चुका है, तो वॉर बिल्कुल हो सकता है। और नहीं हो सकता, उसके पीछे सिर्फ एक तर्क है जो सही लगता है, क्योंकि रशिया जब 2013 में क्रीमिया का इन्वेजन हुआ था तब यूएस प्रेसिडेंट ने काफी सारे एक तरह से प्रतिबंध लगाए थे रशिया के ऊपर, उनको इकोनॉमिकली डाउन करने के लिए, वीक करने के लिए, तो जो कि काफी इफेक्टिव रहे। और रशिया की इकोनॉमिक सिचुएशन आज अच्छी नहीं है, तो रशिया डायरेक्ट वॉर नहीं चाहेगा। ये एक रीजन वैलिड लगता है कि हाँ, इस रीजन के हिसाब से वॉर नहीं होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि वॉर हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन है? तो जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन गिव इट ए थम्स अप। अगर आप इसके अलावा किसी भी और टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो बने तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। टेक केयर।